सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ITP डूड। और आज हम फिर से आ चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो को लेकर, क्योंकि अभी हमारी चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज। तो अभी हम सभी टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जितना भी अभी तक मैं पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ भी आपकी कवर हो चुकी है पूरी। तो आपको आई होप सब कुछ समझ आ चुका होगा। लास्ट यूनिट में हमने लास्ट यूनिट के जो दो सब पार्ट थे फिफ्थ यूनिट के, वो हमने साथ में कवर कर लिए थे, ताकि आपका टाइम बच सके। क्योंकि आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं कवर करना है टीचिंग एप्टीट्यूड, आपके साथ काफ़ी सारे सब्जेक्ट है। डोमेन हो गया आपका, लैंग्वेज लिटरेचर हो गया, आपके GT हो गया आपका। तो अगर आप पूरा टाइम टीचिंग एप्टीट्यूड पे दे देंगे तो बाकी सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अभी हम पूरी कंप्लीट यूनिट एक वीडियो में कवर करेंगे, ना कि अलग अलग सब पार्ट लाएंगे, ठीक है। जैसे कि आज हम कवर करेंगे यूनिट 6, पूरी की पूरी यूनिट 6 हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, यूनिट 6 कंप्लीट, ठीक है। तो यूनिट 6 पूरी कंप्लीट आज हम कर लेंगे। उसके MCQs आपको करवा दूंगा। यूनिट 6 आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बाद आपका कुछ नहीं बचेगा 6 यूनिट में पढ़ने का। बाकी की यूनिट में भी जितना भी मैं पढ़ा चुका हूँ उतना आप पढ़ लीजिए, ठीक है। वो इनफ है। बाकी खुद से प्रैक्टिस तो करना ही है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया और बस चले गए एग्जाम देने, है ना। तो आपको खुद से प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है, साथ में पढ़ना भी है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। अभी आज हम क्या करने वाले, थ्योरी और MCQ हमेशा की तरह सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद MCQs करेंगे, ठीक है। तो वही हमारा तरीका रहेगा, वही हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। उसी प्रकार से हम क्वेश्चन, उसी टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, और वैसे ही थ्योरी को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है हमारी यूनिट 6 में, तो वो है डिफिकल्टीज चिल्ड्रन फेस इन सोशल साइंस। सोशल साइंस से रिलेटेड हमारी ये यूनिट है, पूरी सोशल साइंस वाली हमारी ये यूनिट है। तो यहाँ पे हमारा, एक मिनट पेन लेके आता हूँ, ठीक है। पेन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पहला पढ़ने वाले हैं वो है डिफिकल्टीज दैट चिल्ड्रन फेस इन सोशल साइंस। अब सोशल साइंस को पढ़ने में क्या क्या डिफिकल्टीज बच्चों को फेस करनी पड़ती है। अब जो नॉन ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट होंगे, जिन लोगों का ह्यूमैनिटीज नहीं होगा, वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि सोशल साइंस को पढ़ने में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम होती है, काफ़ी डेट वगैरह होती है ना। आप लोगों को लगता है कि हिस्ट्री में तो डेट, ये सब डेट है, डेट्स याद रखना है, या फिर किस टाइम पे क्या हुआ था, टाइम लाइन याद रखना है, ये सब होता है। तो हाँ गाइस, ये प्रॉब्लम होती है हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को जो पढ़ते हैं। जैसे मेरा भी हिस्ट्री है, बट मैं भी कहूँगा कि प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो एक्चुअल में वो चीज़ है, बट प्रैक्टिस के साथ सब कुछ ईजी है ना। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डिफिकल्टीज चिल्ड्रन फेस इन सोशल साइंस। अब कुछ डिफिकल्टीज हैं जो कि सोशल साइंस को पढ़ने में बच्चों को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो वही आपको आंसर करना है। अब क्या क्वेश्चन आएगा, क्या पूछेगा, तो वो हम पढ़ते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ से पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, ठीक है, जस्टिस हो गया, इकोनॉमी हो गया। अब ये देखो, ये सब चीज़ें क्या है कि विजिबल नहीं है रियल लाइफ में, मतलब ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, सिर्फ देखने वाली चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तो अब बच्चा क्या करता है कि इन चीज़ों को वो इमेजिन करके याद रखता है ना, या फिर याद रख के वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करता है। तो इस सब चीज़ों में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। वो नहीं समझ पाते कि यार डेमोक्रेसी क्या चीज़ है, जस्टिस क्या चीज़ है, ठीक है, इकोनॉमी क्या चीज़ है, जुडिशरी क्या चीज़ है। वो ये सब चीज़ें नहीं समझ पाते, उन्हें थोड़ा ये सब चीज़ें ट्रिकी लगती है, फिर टफ लगता है। मतलब स्टार्टिंग से जो बच्चे स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस पढ़ना, मतलब जो लोग सोशल साइंस वाले बैकग्राउंड से नहीं है, या फिर जिनका इंटरेस्ट हिस्ट्री, क्या बोलते हैं, इकोनॉमी, सॉरी, जिन लोगों का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स, साइंस, बाकी सब्जेक्ट्स में है, वो अगर सोशल साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या फिर कोई भी नया बच्चा सोशल साइंस पढ़ना स्टार्ट करता है, तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ वो होती है, जैसे कि देखो, फिजिकल नहीं होती, वो जस्ट एक आइडिया होता है, हम उसे एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, है ना। तो जैसे डेमोक्रेसी हो गया, जस्टिस हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, विजिबल नहीं होती, ये फिजिकल चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक हमारा एक थिंकिंग है, या फिर हम इसको एक मान के चल रहे हैं, या फिर रूल हो गया ये सब, है ना। तो ये सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस वाली चीज़ नहीं है, विजिबल नहीं है ये। तो क्या होता है कि सो द चिल्ड्रन फाइंड देम डिफिकल्ट टू इमेजिन एंड अंडरस्टैंड। देखो भाई, इजी सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अब विजिबल नहीं है, तो बच्चों को समझने में, इसके बारे में चीज़ को समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो समझ नहीं पाते, जैसे मैंने फिर से बोला हूँ कि जस्टिस नहीं समझ पाते क्या होता है, ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, वो चीज़ें उन्हें पता नहीं होती है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सबसे पहला प्रॉब्लम आ जाता है सोशल साइंस को पढ़ने में। उसके बाद अगला है मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब मेमोराइजेशन, किसी चीज़ को मतलब कुछ समझ आ नहीं रहा है, बट फिर भी उसे याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, मतलब समझ तो कुछ आ नहीं रहा है बट रट रहे। रोट लर्निंग देखो, सोशल साइंस में काफ़ी ज़्यादा होती है, ये बात आप भी मानते हैं कि रोट लर्निंग काफ़ी ज़्यादा सोशल साइंस में चलती है। बच्चे रटना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे आप ऐसा कुछ सॉल्व, आपको कुछ ऐसा नहीं होता है कि प्रैक्टिकल आप करें, है ना। यहाँ पे आपको सब चीज़ें ऐसे कॉन्सेप्चुअल है, बस आपको उसको समझना है, मतलब फैक्ट है, उस फैक्ट को आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे
क्या होता है कि बच्चे नहीं समझ पाते, फिर उसको रटने का ट्राई करते हैं, ठीक है, तो वो रट नहीं पाते। देखो मेनी स्टूडेंट जस्ट लर्न डेट्स एंड फैक्ट विदाउट नोइंग द रियल कॉजेज और इफेक्ट बिहाइंड इवेंट्स। देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात लिखी है कि काफी बच्चे क्या करते हैं, कोई भी डेट हो गई, कोई भी इवेंट हो गया, कोई भी फैक्ट हो गया, उसको क्या करते हैं कि उसको बस रट लेते हैं ना, मतलब उसको याद कर लेते हैं, जैसे जैसे उसको समझ लेते हैं, बस उसको रट लिया। अब उसके पीछे क्या स्टोरी है उसको कुछ पता ही नहीं। जैसे 1526 में हम बात करें तो मुगल्स आए थे, अब उन्होंने बस डेट याद रख ली कि 1526 में मुगल्स आए थे, बट अब कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, क्या किस पर्पज से आए थे, वो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो वो चीज़ वो भूल जाएंगे, वो डेट वो भूल जाएंगे। अगर उस चीज़ का पर्पज उन्हें याद रहेगा, उसकी टाइम लाइन उन्हें याद रहेगी कि मुगल से पहले कौन थे, मुगल्स के बाद कौन आए, तो अगर एक वो टाइम लाइन से याद करेंगे या फिर एक एक पूरा ऐसे एक सीक्वेंस में याद करेंगे, तो उस चीज़ को वो याद रख पाएंगे, ना कि सिर्फ डेट को याद रखने से या फिर डेट को रटने से वो उस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। तो अगली प्रॉब्लम ये होगी मेमोराइजेशन विद अंडरस्टैंडिंग। आई होप आपको ये समझ आई होगी दोनों चीज़ें, मतलब दोनों जो हमें चीज़ें देखने को मिली, दोनों डिफिकल्टीज हमें देखने को मिली, वो आपको समझ आई होंगी, ठीक है। अगला है लेक ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन की कमी होना, ठीक है। सब्जेक्ट लाइक एंशिएंट हिस्ट्री और सिविक्स ऑफन सीम्स अनरिलेटेड टू देयर डेली लाइफ विच रिड्यूस इंटरेस्ट। अब देखो एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, तो ये क्या है कि वो डेली लाइफ में इन सब चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाते, डेली लाइफ में ये सब चीज़ें उन्हें देखने को नहीं मिलती है, तो वो क्या करते हैं कि उस चीज़ से उनका इंटरेस्ट हट जाता है। वो सोचते हैं कि ये बहुत पुराना चीज़ है, वो उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाता। देखो बायोलॉजी कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो बायोलॉजी कोई पढ़ना स्टार्ट करता है, मैथ कोई पढ़ना स्टार्ट करता है तो मैथ में जैसे हमने पढ़ा कि मैथ हमारे डेली लाइफ में काफ़ी जगह यूज़ होता है, ठीक है। बजटिंग हो गया, हमारे डेली लाइफ में काउंटिंग हो गया, काफ़ी जगह मैथ यूज़ होता है, ठीक है, काफ़ी जगह मैथ का यूज़ है, बायोलॉजी का काफ़ी जगह यूज़ है, ठीक है। बट क्या है कि हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, अब ये डेली लाइफ में आप इसे नहीं देख पाते। हिस्ट्री, अब एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, आप एंशिएंट हिस्ट्री को आप अभी की प्रेजेंट की लाइफ से कैसे रिलेट कर पाएंगे। सिविलाइजेशन थी किसी टाइम पे, मान लो हड़प्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, अब ठीक है, बस आप उसको याद ही रख सकते कि हाँ उस टाइम पे स्टार्ट हुई होगी, बट अगर वो उसी जगह वो कोई मैथ होती, कोई नंबर वंबर होता, तो उसको आप आज से रिलेट करके उसको याद रख सकते थे। बट वो अब अगर कोई पुरानी चीज़ है, हिस्ट्री के बारे में हम बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री होगी, तो उस चीज़ को आप कैसे याद रखेंगे। उसको तो बस आप या तो रट के याद रख सकते हैं या तो फिर उसका टाइमलाइन याद करके उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई अगला ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। तो ये चीज़ें इस वजह से काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं बन पाता है उनका सोशल साइंस में, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग व्हाई इवेंट्स हैपन एंड हाउ दे चेंज सोसाइटी रिक्वायर हाई लेवल थिंकिंग एंड दैट चिल्ड्रन स्ट्रगल विद। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ हो गई, जैसे कि कोई भी इवेंट हुआ, तो वो कैसे हुआ, क्यों हुआ और उसका क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। अब इस सब चीज़ को याद रखने के लिए हायर लेवल की थिंकिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग व्हाई इवेंट्स हैपेंड एंड हाउ दे चेंज सोसाइटी, ठीक है, कि क्यों कोई इवेंट हुआ और कैसे उसने सोसाइटी को चेंज कर दिया। रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ थिंकिंग दैट चिल्ड्रन स्ट्रगल विद। अब इस सब चीज़ को समझने के लिए हायर लेवल थिंकिंग की बहुत हाई लेवल चाहती है, मतलब बहुत डीप में आपको सोचना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात कर लें, कोई हिस्ट्री की हम बात कर लें, तो हम बात करें जैसे 1857 की रिवोल्ट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जब वो रिवोल्ट हुआ है ना, तो वो रिवोल्ट क्यों हुआ, किस वजह से रिवोल्ट हुआ, कहाँ से रिवोल्ट निकला और कहाँ पे वो रिवोल्ट खत्म हुआ। तो उस सब चीज़ को याद रखने के लिए, उस सब चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीप में उस चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ों में थोड़ा सा बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा नहीं बैठ पाता है, फिर इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे उस चीज़ को समझने में स्ट्रगल करते, नहीं समझ पाते, सोशल साइंस से उनका इंटरेस्ट जो है वो हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उनको डिफिकल्टीज आने लगती है, आगे कोई भी अगर वो चीज़ को पढ़ना फिर चाहते तो वो नहीं समझ पाते, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब चीज़ों को आप विजिबल नहीं है। अभी अगर कोई हिस्ट्री वाली बात है तो वो अभी तो आप उसको रिलेट करके नहीं याद रख सकते, आपको उसे या तो सिर्फ समझना है, तो टाइमलाइन आपका उसका टाइमलाइन के बारे में समझ के आपको उसको याद रखना है। तो ये चीज़ें काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते, तो ऐसे प्रॉब्लम आती है सोशल साइंस में। हमारा लास्ट यहाँ पे है रीडिंग एंड लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। अब देखो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लॉन्ग चैप्टर, दो वोकैबुलरी, टफ वोकैबुलरी एंड ऑफिशियल टर्म मेक सोशल साइंस टेक्स्ट डिफिकल्ट टू फॉलो। देखो सोशल साइंस में क्या होता है, काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर होते हैं। अब जैसे जिसका हिस्ट्री होगा 12th में, ब्रिक बीड्स एंड बोन, ये जो चैप्टर है कितना बड़ा चैप्टर है। वो स्टार्टिंग से वहाँ पे बताया कि कहाँ से जो सिविलाइजेशन है वो स्टार्ट हुई और कहाँ पे सिविलाइजेशन का एंड हुआ। एंड तो वैसे ऐसा एग्जैक्ट एंड बताया नहीं कि क्यों हुआ, बट फिर भी वो काफ़ी बड़ी स्टोरी है कि सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, उन्होंने एग्रीकल्चर किया और वो काफ़ी एक्टिविटीज़ करते थे, ट्रेड उनका होता था आउटर कंट्रीज से, फॉरेन कंट्री से उनका ट्रेड होता था, उनके ग्रेव में से क्या क्या चीज़ें मिलती थी। अब ये काफ़ी बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, काफ़ी बड़ा बड़ा इनका पूरा स्टोरी होता है। तो इस सब स्टोरी को याद रखने में बच्चे क्या करते हैं कि
अगर कोई टाइमलाइन में से कोई सा भी उन्होंने अगर कोई सा भी पार्ट स्किप कर दिया तो वो पूरी स्टोरी फिर यूजलेस हो जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने इंपॉर्टेंट पार्ट ही स्किप कर दिया तो वो कैसे पूरी टाइमलाइन को याद रख पाएंगे। ठीक है, काफी लंबे लंबे चैप्टर्स होते हैं, काफी बड़े चैप्टर्स होते हैं, तो उनको याद रख पाना, उनको समझ पाना मुश्किल होता है। टफ वोकेबलरी थोड़ी सी टफ होती है। ठीक है, एंड ऑफिशियल टर्म मेक सोशल साइंस टेक्स्ट डिफिकल्ट टू फॉलो। और कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं ना, तो उसके बारे में बच्चे नहीं समझ पाते थोड़ा सा, उस वजह से बच्चों को सोशल साइंस समझना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, सोशल साइंस नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों पांचों चीजें जो भी मैंने बताई है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मेमोराइजेशन विद अंडरस्टैंडिंग, लेक ऑफ कनेक्शन, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस, रीडिंग एंड लैंग्वेज बैरियर्स, ये सब आपको समझ आए होंगे। ये कुछ डिफिकल्टीज होती है जो कि बच्चे सोशल साइंस को पढ़ने में बच्चों को फेस करनी पड़ सकती है। कुछ और डिफिकल्टीज है उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, और उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट सब पार्ट है, वो खत्म हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैंने पूरा ट्राई किया है आपको इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ और डिफिकल्टीज है जो कि बच्चे को सोशल साइंस में पढ़ने में, बच्चों को या फिर स्टूडेंट को हम बोले तो सोशल साइंस को पढ़ने में फेस करनी पड़ सकती है। तो वो देखो, सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू मच कंटेंट। अब कंटेंट काफी ज्यादा होता है। देखो, द वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स मेक्स लर्निंग कंफ्यूजिंग एंड ओवरवेलमिंग। अब देखो, ये बात तो आप भी मानते होंगे कि हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिक्स में काफी वास्ट सिलेबस होता है, काफी वास्ट कंटेंट होता है। हिस्ट्री का आप देखो, एंशियंट हिस्ट्री हो गई, मिडिवल स्टडी हिस्ट्री हो गई, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। तो अब एंशियंट हिस्ट्री सिविलाइजेशन से लेके हम बात करें तो फिर आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद हम आते हैं हमारे ट्रेवलर जहाँ पे आते हैं, मुगल्स लोग आते हैं, वहां पे हम बात करते हैं। उसके बाद जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो ये बहुत बड़ा टाइमलाइन है, बहुत बड़ा पीरियड है, बहुत बड़ी स्टोरी है। तो देखो, ये इतना वास्ट अमाउंट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मिडिवल हो गया, एंशियंट हो गया, मॉडर्न हो गया। तो ये तीनों पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो बहुत ज्यादा, मतलब कहने में बहुत छोटा है बट काफी ज्यादा वास्ट है ये पूरा कंटेंट। ठीक है, तो इस सब चीजों को याद करने में बच्चे नहीं समझ पाते, बच्चे पूरा याद करने में, पूरा फ्लो में नहीं याद कर पाते। ठीक है, उनका जो फ्लो चल रहा होता है, फिर हम बोले तो एक सीक्वेंस, वो अगर कहीं पे भूल जाते, कहीं पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग उनकी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है सोशल साइंस को पढ़ने में। ज्योग्राफी में भी हम बात करें तो दो टाइप की ज्योग्राफी हो जाती है हमारी, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टार्ट होती है बिग बैंग थ्योरी, नेबुला हाइपोथेसिस, यहाँ से स्टार्ट होके फिर आगे बढ़ती आती है। ठीक है, उसके बाद हम फिर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये कहने में बहुत छोटे हैं अगर हम आर्ट्स में बात करें, बाकी ये बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ, मतलब कंटेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो स्टूडेंट को याद रख पाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पॉलिटिक्स की हम बात करें तो पॉलिटिक्स में भी देखो, स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ पे होता है, काफ़ी सारे बीच में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। पॉलिटिक्स काफ़ी वास्ट है। पॉलिटिक्स भी देखो, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, तीनों तीनों चारों सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको इस चीज़ में पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें ओवरवेलमिंग हो जाती है काफ़ी बच्चों के लिए, काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, तो वो याद नहीं रख पाते। ठीक है, ये एक और ऑप्शन हो, मतलब ऑप्शन क्या बोले, एक और चीज हो जाती है जिससे सोशल साइंस डिफिकल्ट होता है बच्चों को पढ़ने में। ठीक है, उसके बाद अगला यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायरमेंट। अनलाइक मैथ, सोशल साइंस है ना, सोशल साइंस नीड ओपिनियन, डिबेट एंड इंटरप्रिटेशन विच में चिल्ड्रन आर नॉट यूज्ड टू। अब देखो, मैथ्स में क्या है कि मैथ्स में तो हम नॉर्मल कैलकुलेशन हमें याद रखना होता है। ठीक है, फॉर्मूलाज हमें याद रखने होते हैं, हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना होता है मैथ का, कि किसी भी चीज़ को हमें ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, पूरा वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमें चीज़ों को सॉल्व करना है, ऐसे मैथ्स हो गया। ठीक है, बट सोशल साइंस में नहीं है। देखो, काफ़ी सारे ओपिनियन सोशल साइंस में होते हैं, अलग अलग इंसान का अलग अलग ओपिनियन होता है। सोशल साइंस में डिबेट की होती है नीड, कि किसी स्कूल ऑफ थॉट का कहना क्या है तो अगले स्कूल ऑफ थॉट का क्या कहना है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ के लिए डिबेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये सब चीज़ें चाहती हैं अगर सोशल साइंस में पढ़ना होता है, तो जैसे ओपिनियन लगेगा अलग अलग इंसान का, किसी इंसान का क्या ओपिनियन, जैसे मान लो बिग बैंग थ्योरी है। अब बिग बैंग थ्योरी में भी, बिग बैंग थ्योरी हो गया, नेबुलर हाइपोथेसिस हो गया, यहाँ पे भी देखो अलग अलग जो जोग्राफर्स थे, जो हिंदी में बोले तो भूगोल वेत्ता जिन्हें कहते हैं, शायद मुझे पता नहीं है ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं हिंदी में, जोग्राफ जो भी होते हैं उन्हें, बट मैंने भूगोल वेत्ता सुना है क्योंकि हमारे टीचर हमें हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। बाकी वैसे मैं हूँ तो इंग्लिश मीडियम का, बट मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें। तो देखो, काफ़ी सारे अलग अलग जो जोग्राफर्स होते हैं उनके अलग अलग ओपिनियन होती है, किसी का क्या मानना होता है, किसी का क्या मानना होता है, नेबुलर हाइपोथेसिस का क्या कहना है। ठीक है, फिर उसी जगह पे अगर इंट्रूडिंग स्टार और ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो उसका क्या कहना है। ठीक है, तो इस पे डिबेट्स होती है काफ़ी, अलग अलग जोग्राफर्स के अलग अलग, आर्कियोलॉजिस्ट के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि कोई बच्चा इस चीज़ को यहाँ पे सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये जोग्राफर ये बोल रहा है तो यही सही है, बट अगले ही पॉइंट पे उसका आपको एवोल्यूशन मिल जाएगा, फिर उसका क्रिटिसिज्म मिल जाएगा बोले तो वो फिर वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि सोशल साइंस में देखने को मिलती है। अगला है चेंजिंग नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है,
चेंजिंग नेचर ऑफ नॉलेज। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री आर डायनामिक एंड कीप इवॉल्विंग, ठीक है, मेक इट हार्डर फॉर चिल्ड्रन टू कीप ट्रैक। अब देखो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये क्या है, इवॉल्व करते रहते हैं चीजें, मतलब बदलती रहती है, लोगों का ओपिनियन बदलता रहता है। हिस्ट्री का तो क्या, हिस्ट्री तो बदलती ही आ रही है। अभी देखो जैसे मॉडर्न हिस्ट्री होगी, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हिस्ट्री बन गई, अब हिस्ट्री तो बनी रही है ना लगातार, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें हिस्ट्री का तो सिलेबस बढ़ता ही जा रहा है ना, हम बोले तो। जैसे अभी आगे जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे वो काफी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जो फेमाइन्स आए, जैसे कोरोना हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, इन सब की चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री भी इवॉल्व हो रही है, ठीक है। इकोनॉमी भी इवॉल्व होती है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, ठीक है, क्रिटिसिज्म होते हैं अलग अलग, ज्योग्राफी इवॉल्व होती है, ठीक है, हमें क्या बोले तो इवोल्यूशन मिलते हैं अलग अलग थ्योरी के, ठीक है। पॉलिटिक्स में भी काफी चीज, पॉलिटिक्स भी देखो काफी डायनामिक है और इवॉल्विंग है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो इवॉल्व होती रहती, चेंज होती रहती है, तो हमें सोशल साइंस में ये सब चीजें देखने को मिलती है। हिस्ट्री में हमें इवोल्यूशन दिखता है, ठीक है, इकोनॉमी में हमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है, ज्योग्राफी में तो है ही, उसके बाद पॉलिटिक्स में भी होता है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा स्टूडेंट को एक फ्लो में पढ़ने में थोड़ा सा बैरियर क्रिएट करती है, ठीक है। अगर इजी लैंग्वेज में बोले तो बैरियर क्रिएट करती है, मतलब बच्चा नहीं समझ पाता है उस चीज को, ठीक है। मतलब एवोल्यूशन होता जाता है तो उसके लिए फिर वो कंटेंट बढ़ता जाता है, फिर वो उस चीज को नहीं समझ पाते, तो ये सब चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। लास्ट टॉपिक हमारे फर्स्ट सब पार्ट का वो है बोरिंग टीचिंग मेथड्स। इफ टीचर ओनली फोकस ऑन मेमोराइजेशन, स्टूडेंट लूज इंटरेस्ट, इंटरेक्टिव मेथड लाइक डिबेट एंड रोल प्ले आर नीडेड। अब देखो अगर टीचर कोई है वो सिर्फ मेमोराइजेशन, मतलब सिर्फ बच्चे को बता दिया उसने कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ था, सिविलाइजेशन ऐसे ऐसे स्टार्ट हुई थी, ऐसे एंड हो गई थी, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। उसके लिए डिबेट्स की जरूरी होती है, ठीक है, डिबेट जरूरी होती है, उसके लिए उसको टाइम टू टाइम क्वेश्चन राइटिंग उसको समझाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में देखो राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में राइटिंग से मतलब वे ऑफ राइटिंग नहीं, मतलब जैसे कि आपका हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राइटिंग से मतलब आपको कैसे क्वेश्चन को पुटअप करना है, कैसे क्वेश्चन को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक आपको उसको लिखना है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री में। तो बच्चों को ये सब सिखाया जाए, मतलब डिबेट्स करवाया जाए, बच्चों के ओपिनियन लिए जाए, जो सही है उनको बताया जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें हिस्ट्री में काफी ज्यादा जरूरी होती है, ज्योग्राफी हिस्ट्री की नहीं, सोशल साइंस में काफी ज्यादा जरूरी होती है, सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं जरूरी होती, बाकी सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट में ये चीजें काफी ज्यादा जरूरी होती है। तो आई होप आपको जो फर्स्ट सब पार्ट है यूनिट 6 का हमारे वो समझ आया होगा। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने का ट्राई किया है, और आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी फर्स्ट जो आपका सब पार्ट है उसमें आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ लेते तो आप क्वेश्चन आराम से फेस कर लेंगे, क्वेश्चन के आंसर आप बिल्कुल सही कर पाएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले सब पार्ट पर, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो हमने फर्स्ट सब पार्ट पढ़ा यूनिट 6 का, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले सब पार्ट पे चलेंगे। तो देखो क्वेश्चन के साथ में सही आंसर भी लेके आए हो, क्योंकि मुझे काफ़ी बच्चों ने बोला था कि भैया आप जब क्वेश्चंस लेके आते हैं तो आप नीचे आंसर्स लेके आइए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेते हैं तो फिर आपका जो टिक मैं लगाता हूँ वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग जाता होगा, या फिर जैसे मैं ऐसे अभी मैंने लगा दिया, तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रेनफॉल पे टिक लगा है फिर डेमोक्रेसी पे टिक लगा है ना। तो इसलिए मैं सीधा आंसर भी आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आप सीधा स्क्रीनशॉट लें तो आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे मेरी बात को। हम क्वेश्चन पहला देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन सोशल साइंस, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है इन सब में से सोशल साइंस में? तो अब देखो रिवर एक फिजिकल चीज हो गई, माउंटेन फिजिकल चीज हो गई, रेनफॉल फिजिकल चीज हो गई। रिवर आप जाके देख सकते हैं, आपकी सिटी में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में, आपकी स्टेट में रिवर होगी ही, ठीक है। उसके बाद माउंटेन भी अगर रहते हैं आप ऐसे, मतलब इधर प्लेन्स में नहीं रहते हो तो आप अगर थोड़ा ऐसे नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो माउंटेन्स भी आपको पता होंगे कि कैसे दिखते हैं। मतलब क्या बात बोल रहा हूँ यार मैं, माउंटेन्स तो आप लोगों ने देखे होंगे, ऑब्वियसली आपने माउंटेन देखे होंगे कैसे होते हैं, ठीक है। रेनफॉल आपने देखे ही होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें फिजिकल हो गई। देखो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वही है कि जो फिजिकल ना दिखे, ठीक है, या फिर जो सिर्फ एक आइडिया हो, बट जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है वो फिजिकल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गया, डेमोक्रेसी हो गई। डेमोक्रेसी को आप ऐसे फिजिकली नहीं देख सकते। अब आप बोलेंगे कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है भैया, तो वो हम देख सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी है, बट डेमोक्रेसी है तो आप उसको देख तो नहीं सकते। जैसे कि मान लो कोई चीज हो गया, जैसे कि हम बात करें तो ये चीज हो गया, अब ये जैसे नेल कटर है तो ये आप देख सकते हैं, फिजिकल है ये, ठीक है। अब अगर डेमोक्रेसी हो गई, हम एयर की बात करें, ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि नेल कटर हो गया, आप देख रहे हैं फिजिकल हो गया, तो इसको आप देख सक रहे हैं। अब जैसे मैं बात कर लूँ एयर, तो अब एयर तो मेरे आसपास भी है, एयर तो काफी जगह है मेरे आसपास भी, ठीक है। फैन चल रहा है तो एयर तो आ रही है। अब एयर को आप देख सकते हैं क्या, बताओ? आप पीछे वॉल देख सकते हैं, ठीक है, मुझे देख सकते हैं, ठीक है, मेरा फेस देख सकते हैं, बट एयर नहीं देख सकते। तो वो हो गया एक एब्स्ट्रैक्ट चीज। तो आई होप आप समझोगे एब्स्ट्रैक्ट और रियल चीज में डिफरेंस। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट और रियल में डिफरेंस समझाना मेरा एम नहीं है, मुझे आपको वो समझाना है कि वहां पे वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ इज एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन सोशल साइंस। तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सोशल साइंस में डेमोक्रेसी हो गया, बाकी ऑप्शन
फिजिकल हो गए, ठीक है। वाई डू चिल्ड्रन ऑफन मेमोराइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग इन सोशल साइंस, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि रटने का कोशिश क्यों करते हैं उसको समझने के बजाय सोशल साइंस में, तो देखो बिकॉज टॉपिक्स आर प्रैक्टिकल, बिकॉज कॉन्सेप्ट आर एब्स्ट्रैक्ट, बिकॉज इवेंट्स हैव नो कॉज, बिकॉज चैप्टर आर शॉर्ट। अब देखो चैप्टर तो शॉर्ट होते नहीं है, टॉपिक्स में प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, ठीक है। इवेंट हैव नो कॉज, इवेंट में ऐसा भी नहीं है कि इवेंट में कोई इवेंट का रीजन नहीं होता है। देखो रीजन इसका सबसे सही है कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, वो उसको रिलेट नहीं कर पाते डेली लाइफ से, तो वो उसको फिर उसको रटने का ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने बताया था आपको कि मैंने आपको डेट बता दी, जैसे मुगल इन्वेजन कब हुआ, या फिर हम बात करें तो विजयनगर एम्पायर को किसने फाउंड किया, 1336 ने फाउंड किया हरियर एंड बुक्का ने, ठीक है। अब फाउंड किया वो बस एक हमने मान लिया कि फाउंड किया है, अब वो कौन सी डायनेस्टी उसके बाद है, उससे पहले किसका रूल था, उसके बाद क्या हुआ, वो कैसे फाउंड किया, तो वो अगर आप टाइमलाइन नहीं याद रखेंगे या फिर सीधा आप डेट याद रख लेंगे बस, तो वो आप हो सकता है कि आप भूल जाए, ठीक है। तो ये रीजंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है विच प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट कनेक्ट हिस्ट्री और सिविक्स टू डेली लाइफ, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट हिस्ट्री और सिविक को डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाता है तो क्या प्रॉब्लम उसे फेस करने को मिल सकती है, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए, इंक्रीज्ड इंटरेस्ट, रिड्यूस्ड इंटरेस्ट, बेटर मेमोरी, इजी अंडरस्टैंडिंग। अब देखो अगर वो उसे डेली लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो इंटरेस्ट तो इंक्रीज होना नहीं है उसका, तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बेटर मेमोरी भी ऑप्शन इसका होना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी गलत ऑप्शन है हमारे क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में। इजी अंडरस्टैंडिंग भी वो नहीं कर पाएगा अगर डेली लाइफ से रिलेट कर रहा है तो, ठीक है। इसका सही ऑप्शन होगा रिड्यूस इंटरेस्ट। अगर वो डेली लाइफ से नहीं कनेक्ट कर पा रहा है तो वो अपना इंटरेस्ट वहां से लूज कर देगा, इंटरेस्ट उसका खत्म हो जाएगा उस चीज पे से, ठीक है। आई होप आप समझे होंगे मेरे क्वेश्चन को, मेरे आंसर को, मेरी बात को। अगला क्वेश्चन पूछा है डिफिकल्टी इन एनालाइजिंग कॉजेज एंड इफेक्ट मीन, कारण और परिणाम का विश्लेषण करने में कठिनाई का अर्थ है। डिफिकल्टी इन एनालाइजिंग कॉजेज एंड इफेक्ट मीन, किसी चीज के कॉज को, मतलब किसी चीज के होने का हम बात करें तो किसी चीज का कॉज मतलब इसके होने का रीजन क्या है, ठीक है, या फिर उसका अगर वो हुआ तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, इस चीज को समझने में क्या डिफिकल्टीज हमें हो सकती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट नोइंग व्हाई इवेंट हैपेंड, मेमोराइजिंग डेट्स, लर्निंग मैप, रीडिंग सिंपल टेक्स्ट। तो इसका सीधा सा आंसर है नोट नोइंग व्हाई इवेंट हैपेंड। अब अगर किसी को पता ही नहीं है कि क्यों ये चीज हुई, या फिर क्या इसकी टाइमलाइन रही, या फिर क्या इसके होने से क्या इफेक्ट पड़ा, तो वो कैसे बता पाएगा। जैसे हमने रिवोल्ट की बात करी थी 1857 के, कि रिवोल्ट क्यों हुआ, उसके बाद रिवोल्ट के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, रिवोल्ट का इफेक्ट क्या पड़ा इंडिया पे, वो अगर पता ही नहीं है तो आप रिवोल्ट की डेट याद रख लेंगे तो उससे क्या होगा। आप हो सकता है कि उस टाइम आप एग्जाम के टाइम पे डेट भूल जाए, या तो पूरा पूरा जो स्टोरी है वो ही भूल जाए, क्योंकि आपको उसका स्टार्टिंग तो पता नहीं कि किस वजह से वो हुआ, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, ठीक है। तो सोशल साइंस में देखो मेन चीज है ये कि आपको चीजों को एक के बाद एक ऐसे सीक्वेंस में लेके चलना होता है। आप ऐसा बीच में से कोई टॉपिक उठा के आप उसे याद नहीं रख सकते, याद आप रख भी लेंगे तो आप उसे एक टाइम के बाद भूल जाएंगे। अगर आप टाइम ऐसा पूरा टाइमलाइन बना के आप उसे ऐसे पूरे स्टोरी में याद रखते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, मिडिल पार्ट से लेके पूरा एंड तक, तो आप बिल्कुल ऐसे याद रख सकते हैं सोशल साइंस में हर एक चीज को। आई होप आप समझे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। व्हाट मेक्स सोशल साइंस टेक्स्ट डिफिकल्ट फॉर मेनी स्टूडेंट। अब सोशल साइंस के टेक्स्ट काफी स्टूडेंट्स को क्यों डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है। शॉर्ट सेंटेंसेस नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी, टू मेनी पिक्चर्स, इजी लैंग्वेज, ठीक है। तो इजी लैंग्वेज तो होती नहीं है, काफी सारी पिक्चर्स भी होती है, बट देखो इसका सही ऑप्शन होगा कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी। वोकेबलरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, सोशल साइंस में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा क्वेश्चंस का, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। Why do students feel social science have too much content? अब बच्चों को ऐसा क्यों लगता है, स्टूडेंट्स को ऐसा क्यों लगता है कि सोशल साइंस में काफी ज्यादा कंटेंट है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, लिमिटेड टॉपिक, तो लिमिटेड टॉपिक तो नहीं है। वास्ट टॉपिक लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, नो रीडिंग मटेरियल, सिंपल एक्सप्लेनेशन। सिंपल एक्सप्लेनेशन भी नहीं होता है, रीडिंग मटेरियल भी ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता है, लिमिटेड टॉपिक भी नहीं, तो टॉपिक भी काफी सारे होते हैं। बट देखो रीजन यही है कि टॉपिक जैसे कि हिस्ट्री के जो टॉपिक्स होते हैं, ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स होते हैं, पॉलिटिक्स के जो टॉपिक होते हैं, काफी बोल रहा हूँ, ज़बान फिसल गई, कोई बात नहीं। देखो काफ़ी वास्ट होते हैं, हिस्ट्री के टॉपिक काफ़ी वास्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ब्रिक बीड्स एंड बोन से लेके वो फिर आगे कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे एंड हुआ, काफ़ी बड़ी स्टोरी होगी, ठीक है। ज्योग्राफी की हम बात करें, थ्योरीज हो गई, नेबुलर थ्योरी हो गई, जो बिग बैंग थ्योरी हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते तो ऐसे बहुत बड़ी स्टोरी लाइन हो जाती है, काफ़ी बड़ी टाइम लाइन हो जाती है, तो ऐसे याद रख पाना मुश्किल होता है, क्योंकि टॉपिक काफ़ी वास्ट होते हैं, चीज़ों को याद रख पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अनलाइक मैथमेटिक्स सोशल साइंस रिक्वायर, अब ठीक है, अब जैसे मैथमेटिक्स में हमें क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सोशल साइंस रिक्वायर, अनलाइक मैथमेटिक्स सोशल साइंस रिक्वायर वन फिक्स्ड आंसर, एक्सपेरिमेंट, ओपिनियन एंड डिबेट, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा था कि मैथ्स में क्या करते हैं कि बच्चे उसे रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ पाते हैं या फिर उसको याद रख सकते हैं, ठीक है।
बट सोशल साइंस में आप सभी चीज़ों को डेली लाइफ से आप रिलेट करके नहीं याद रख सकते, क्योंकि उसमें चीज़ें पास्ट में हुई हुई है। हिस्ट्री में हम बात करें तो ज्योग्राफी में भी अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो पास्ट में हो चुकी है वो। अब उसे आप प्रेजेंट लाइफ से, डेली लाइफ से आप उसे रिलेट करके नहीं याद रख पाते। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? ओपिनियन और डिबेट्स की। आपको यहाँ पे डिबेट्स की ज़रूरत होती है। अलग अलग इकोनॉमिस्ट, ज्योग्राफर, ठीक है, पॉलिटिस्ट होते हैं ना, पॉलिटिस्ट, हाँ, राजनेता, इन लोगों के अलग अलग ओपिनियन की आपको ज़रूरत होती है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पॉलिटिस्ट के, मैंने हिंदी में इसलिए बोल दिया राजनेता, तो आप इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। सीधा सा ये आंसर है कि सोशल साइंस को याद रखने के लिए, आपको सोशल साइंस को समझने के लिए आपको ओपिनियन और डिबेट की जरूरत होती है, ठीक है, क्लियर है। व्हाट इज इट डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू कीप ट्रैक ऑफ सोशल साइंस? बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को समझ पाना कठिन क्यों है? ठीक है, अब देखो कोई भी स्टूडेंट है तो उसके लिए सोशल साइंस को याद रख पाना क्यों मुश्किल है? क्योंकि देखो, बिकॉज नॉलेज इज स्टैटिक, ठीक है, बिकॉज सब्जेक्ट आर फिक्स्ड, बिकॉज नॉलेज इज डायनामिक एंड कीप चेंजिंग, बिकॉज देयर आर न्यू टॉपिक्स। अब देखो इसका सही आंसर होगा बिकॉज नॉलेज इज डायनामिक एंड कीप चेंजिंग, क्योंकि जो सोशल साइंस का इन्फॉर्मेशन है वो डायनामिक है और वो चेंज होता रहता है, वो इवॉल्व होता रहता है, ठीक है, तो ये रीजन इसका हो जाएगा, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन टीचर यूज ओनली रोट लर्निंग मेथड? अब अगर कोई टीचर है वो सिर्फ बच्चों को रटवाने पे फोकस कर रहा है, बच्चों को उस चीज को समझा नहीं पा रहा है वो, ठीक है, बच्चों को उसके ओपिनियन नहीं बता पा रहे, डिबेट नहीं करवा पा रहे, ठीक है, रोल प्ले नहीं करवा पा रहे, तो वो क्या कर रहा है कि बच्चों को सिर्फ अगर वो रटवा रहा है किसी चीज को, तो उससे क्या होगा, ठीक है। स्टूडेंट बिकम क्रिएटिव, स्टूडेंट डिबेट मोर, स्टूडेंट लूज इंटरेस्ट, स्टूडेंट एंजॉय लर्निंग, ठीक है। तो ये बाकी सारी चीजें तो होगी नहीं, सबसे पहले होगा कि बच्चे का इंटरेस्ट वहां से हट जाएगा, सोशल साइंस में से बच्चे का इंटरेस्ट हट जाएगा, क्योंकि वो चीज को कितना ही रट लेगा, सोशल साइंस में आप रट नहीं सकते, चीजों को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सोशल साइंस छोटा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ की आप कुछ रट के याद रख सके। सोशल साइंस बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट इन्फॉर्मेशन है सोशल साइंस में, तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप रोट लर्निंग से सोशल साइंस याद नहीं रख सकते हैं। आई होप मैं क्लियर होगा, आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। विच इंटरेक्टिव मेथड कैन मेक सोशल साइंस डिफिकल्ट, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए हैं: डिबेट, रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग, मेमोराइजेशन ओनली, रीडिंग साइलेंटली, कॉपिंग नोट्स। इसका सही आंसर होगा डिबेट्स, रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, पूरे 10 क्वेश्चन आपके फर्स्ट सब पार्ट से रिलेटेड आपको समझ आए होंगे, ठीक है। फर्स्ट सब पार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे कवर कर लिए, उसके बाद हम अगले सब पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आया होगा। जितना भी पढ़ाया है मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ाया है, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। उतना टफ पार्ट नहीं है, उतना टफ सब पार्ट नहीं है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, क्योंकि सोशल साइंस में अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। रोट लर्निंग करके आप नहीं याद रख सकते, वही हम पढ़ रहे हैं ना, तो बस आप इसे याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले पार्ट पे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलते हैं अब अगले टॉपिक पर। गाइस हमारा अगला जो सब पार्ट है वो है सब्जेक्ट और इन सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है या फिर क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सॉरी, होती नहीं है, पढ़ाई जाती हैं, वो हमें पढ़ना है। उस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है कि सोशल साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या उस सब्जेक्ट में होता है, और क्या किस सब चीज़ों के बारे में हमें उन सब सब्जेक्ट में पढ़ना होता है, ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ईजी से क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो की है हिस्ट्री। सोशल साइंस का जहाँ पे नाम आता है हिस्ट्री का नाम वहाँ होता ही है, ठीक है। तो हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ते हैं, देखो, फोकस ऑन पास्ट इवेंट, सिविलाइजेशन, रूलर्स, फ्रीडम मूवमेंट्स एंड कल्चरल चेंजेस, ठीक है। अब हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है। रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आगे रूलर्स आते, काफी सारे रूलर्स रहे हमारे इंडिया में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बहुत सारे रूलर्स रहे, काफी सारे, फिर मुगल्स आ गए, मुगल्स के बाद दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो काफी सारे रूलर्स रहे। उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट्स हो गए, ठीक है, रिवोल्ट्स करे, 1857 के रिवोल्ट हो गए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो यही सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कल्चरल चेंजेस के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे कल्चरल चेंज, मतलब कैसे कल्चर चेंज हुआ तब से लेके अब तक, ठीक है। उस सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। हेल्प स्टूडेंट कनेक्ट द पास्ट विद द प्रेजेंट एंड अंडरस्टैंड हाउ इवेंट शेप द फ्यूचर। अब ये सब चीजें बच्चों को पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करने पे मतलब कनेक्ट करना सिखाती है। अब कोई बच्चा अगर सोचेगा कि आज जिस पॉइंट पे हम हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आज जैसे हम हैं, जैसे हम पर्सन से, तो कोई
जो इंसान है उसकी सिविलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो जैसे हम उस बच्चे को बता पाते कि इंडस वैली इंडिया में हम बात करें वैसे, तो उससे पहले जैसे इंडिया की सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उस सिविलाइजेशन से आगे मतलब आगे सिविलाइजेशन, उसके बाद काफ़ी सारी सिविलाइजेशन आई, रूलर्स आए, काफ़ी किंगडम्स बने, उनके किंग्स बने, उसके बाद कहीं जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फिर फ्रीडम मिली, फ्रीडम के बाद फिर हम लोग हैं। तो ऐसे वो पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड हाउ इवेंट्स शेप द फ्यूचर। अब वो समझ पाती कि कैसे उन पास्ट इवेंट्स ने फ्यूचर को शेप किया, कैसे फ्यूचर को बनाया, फ्रीडम मूवमेंट हुए तो उससे कैसे आज हम फ्रीली हम इंडिपेंडेंट है, हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें हिस्ट्री में देखने को मिलती है। बहुत ईजी है, आई होप आपको समझ आया होगा, उतना टफ नहीं है ये वाला जो सब पार्ट है, वो आप बहुत ईजिली इसके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगला है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अब हम क्या पढ़ते हैं, स्टडीज अर्थ लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, रिवर्स, पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड रिसोर्सेज। अर्थ के लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ते, अलग अलग लैंडफॉर्म जो होते हैं, जैसे माउंटेन हो गया, ठीक है, प्लेट्यूज हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते। क्लाइमेट के बारे में पढ़ते, कहीं का ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया, कहीं का ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं, ठीक है। रिवर्स के बारे में पढ़ते, काफ़ी सारी रिवर्स है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तापी, नर्मदा, यमुना, काफ़ी सारी रिवर्स हैं, ठीक है। पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते, क्या पॉपुलेशन चाहिए, ये ह्यूमन ज्योग्राफी की बात आ गई कि क्या, ये देखो ये जहाँ तक चल रहा है लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, रिवर्स, ये रही फिजिकल ज्योग्राफी। ये आगे आ गई ह्यूमन ज्योग्राफी की बात, पॉपुलेशन, इंडस्ट्री एंड रिसोर्सेज, ये हो गई ह्यूमन ज्योग्राफी की बात। ज्योग्राफी में भी दो पार्ट है, तो ज्योग्राफी में हम फिजिकल ज्योग्राफी में तो ये हो गया कि हम अर्थ के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ये हो गया कि हम पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, रिसोर्सेज, इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि क्या पॉपुलेशन चेंज रहा, पहले क्या पॉपुलेशन थी, क्या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ, उसके बाद फिर कैसे पॉपुलेशन चेंज हुई, क्या अभी की पॉपुलेशन है, क्या सिचुएशन है कंट्री में, कितने टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, क्या कैसे इंडस्ट्रीज वर्क करती हैं, ठीक है, कितने सेक्टर्स होते हैं इंडस्ट्रीज में, ठीक है। रिसोर्सेज क्या क्या है हमारी कंट्री में, किस किस स्टेट के किस पार्ट में क्या क्या रिसोर्स मिलते हैं, कोल कहाँ मिलता है, कॉपर कहाँ मिलता है, आयरन कहाँ मिलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेट, रिवर्स, जो फिजिकल फीचर्स हो गए उन सब के बारे में फिजिकल फीचर में पढ़ते हैं। आपको नाम से ही समझ आ गया होगा ह्यूमन और फिजिकल का डिफरेंस, ठीक है। बिल्ड अवेयरनेस अबाउट ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड रिलेशनशिप, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। अब ये क्या है, ज्योग्राफी पढ़ने से हमें क्या मिलता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, हम समझ पाते हैं कि ह्यूमन का और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। कंजर्वेशन, कैसे इसको कंजर्व करना है, ठीक है, या फिर कैसे इसके कंजर्वेशन के क्या प्रोसेस होते हैं। सस्टेनेबिलिटी, कैसे हम आज के रिसोर्सेज को यूज करें ताकि वो आगे फ्यूचर जनरेशन को भी काम आ पाए, ठीक है। कैसे हम सस्टेनेबिलिटी का यूज करें, ठीक है, मतलब सस्टेनेबिलिटी को कैसे हमारे डेली लाइफ में हम प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी भी हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी भी हो गया। आई होप आपको दोनों समझ आए होंगे। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आता है सोशल साइंस में पढ़ने का, वो होता है पॉलिटिकल साइंस, यानी कि सिविक्स, पॉल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, सिविक्स, काफ़ी सारे नाम होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जिसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन्स डेमोक्रेसी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अब हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने को मिलता है, लोकतंत्र के बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने को मिलता है, संविधान हमारा, उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है, डेमोक्रेटिक कोई सी डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो कैसे वो डेमोक्रेसी वर्क करती है, क्या डेमोक्रेसी में होता है। कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स है, कैसे वो वर्क करते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें हो गई। फंडामेंटल राइट्स, क्या क्या हमारे राइट्स हैं, हमारे क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है, राइट टू स्पीक, राइट टू वोट, राइट टू, काफ़ी सारे अधिकार है ना, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसके फर्स्ट पेज पे दिया होता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो आपके पास जो बुक होगी उसमें भी देखना, उसमें भी दिया हुआ होगा, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, उस सब चीज़ों के बारे में हम पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। पूरा पॉलिटिक्स मतलब पूरा लोकतंत्र, राजतंत्र के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। हेल्प चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स एज सिटीजन। अब इससे क्या होता है कि बच्चा अपनी ड्यूटी समझ पाता है कि मेरे क्या क्या कर्तव्य है, मुझे क्या क्या मेरी ड्यूटी है कि मुझे इस चीज़ को करना ही है, हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हो गई, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, उस सब चीज़ों के बारे में। अगर मैं एक नॉर्मल सिटीज़न हूँ तो मेरे क्या क्या अधिकार या फिर क्या मेरा रोल है, या फिर मुझे क्या मेरे कंट्री के लिए करना चाहिए, ठीक है। इस सब चीज़ों के बारे में हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है, और इस सब चीज़ों के बारे में पॉलिटिक्स हमें अवेयर करती है, ठीक है। तो आई होप आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स के बारे में समझ आ गया होगा। मुझे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जितना करना चाहिए था मैंने आपको कर दिया है, जितना यहाँ पे दिया हुआ है उससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में इस वाले सब पार्ट से रिलेटेड। आगे कुछ और भी सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह, इन सब के बारे में भी हम पढ़ते हैं सोशल साइंस में, तो वो भी हम देख लेते हैं अभी। अब देखो, इकोनॉमिक्स भी आता है सोशल साइंस में, है ना, आता है। ये बोलोगे भैया क्या बात करते हो, इकोनॉमिक्स नहीं आएगा सोशल साइंस में, तो हाँ गाइस, इकोनॉमिक्स भी सोशल साइंस में ही आता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, स्टडीज प्रोडक्शन,
ट्रेड, ठीक है, बैंकिंग, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे फर्म्स हो गया, फर्म के 3 सेक्टर, क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं कि क्या कैसा ट्रेड है, कि कहाँ कहाँ ट्रेड होता है, किस टाइप से ट्रेड होता है, ट्रेड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं कि बैंक्स कैसे वर्क करती है, बैंक्स कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या बैंकिंग में क्या क्या चीज़ें एक्चुअली में प्रैक्टिस होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का काफ़ी सारे टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कंट्री की, हमारी इकोनॉमी किस लेवल पे हमारा इकोनॉमिक की ग्रोथ हो रही है, उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पॉवर्टी के बारे में पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। देखो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र आपको समझ आ ही गया होगा, जो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बेसिकली हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी सा सब्जेक्ट है, मतलब ये वाला जो सब पार्ट है वो इकोनॉमिक्स ईजी सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक्स का नहीं बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स भी ईजी है, बट मैं यहाँ पे इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि बहुत ईजी सा टॉपिक है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स पढ़ने से क्या होता है? बिल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पॉलिसीज अफेक्ट सोसाइटी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पे हमें समझने को मिलता है कि कैसे जो पॉलिसीज होती है वो कैसे हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पॉलिसी होती है। एलपीजी पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, जो कि 1991 में शायद आई थी, अगर मैं गलत ना हूँ तो, है ना, 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई थी। तो उन सब पॉलिसी के बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। उस पॉलिसी से क्या अफेक्ट हुआ हमारी सोसाइटी पे, हमारी कंट्री पे क्या अफेक्ट रहा उसका, उस सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि हम जो यूज़ कर रहे हैं आगे की रिसोर्सेज, आगे की जनरेशन भी उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए, मतलब उनके लिए भी हेल्पफुल हो, वो हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। देखो ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेट करके चलती है, थोड़ा सा ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सिमिलर सिमिलर चीज़ें हमें इसमें पढ़ने को मिलती है, ह्यूमन ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स में। फिजिकल ज्योग्राफी में डिफरेंट चीज़ें हो जाती है, बट ह्यूमन ज्योग्राफी में और इकोनॉमिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर होती है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जो हम इसमें पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी में, बाकी माइक्रो माइक्रो तो है ही, ठीक है। सोशियोलॉजी में हम देखते हैं हमें क्या पढ़ने को मिलता है इन सम करिकुला, ठीक है। फोकसेस ऑन सोसाइटी, कल्चर, कास्ट, जेंडर, रिफॉर्म एंड सोशल मूवमेंट। अब सोशियोलॉजी आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि हम वहाँ पे सोसाइटी के बारे में पूरा पढ़ते हैं कि कल्चर क्या है सोसाइटी का, कास्ट का क्या, कास्ट किस टाइप की कास्ट कैसे, कास्टिज्म कैसे वर्क करता है, जेंडर के बारे में हम पढ़ते हैं, रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, मतलब पूरा सोसाइटी के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी में, ठीक है। हेल्प स्टूडेंट एनालाइज सोशल इशूज़, ठीक है, सोशल इशूज़ एंड अंडरस्टैंड द नीड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। यहाँ पे बच्चों को सोशल इशूज़ के इशूज़ बोल रहा हूँ यार, है ना, इशूज़ होता है वो, ठीक है, सॉरी, ठीक है, छोड़ो, मजाक ज़्यादा कर रहे हैं, पढ़ाई कम कर रहे हैं आज हम, है ना। तो देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, सोशल इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, वो सोशल है ना, सोशल, तो वो सोशल से इशूज हो रहा है, ठीक है, तो सोशल इशूज, सॉरी, सोशल इश्यूज के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, जोक्स अपार्ट। देखो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम सोशियोलॉजी में, सोशल इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या सोशल इश्यूज हैं, जैसे जेंडर हो गया, कास्टिज्म हो गया, कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, डॉरी, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे सोसाइटल काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक ड्रॉबैक है हमारी सोसाइटी का, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। अंडरस्टैंड द नीड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब यहाँ पे हम ये भी पढ़ते हैं कि कहाँ पे इक्वालिटी और जस्टिस की नीड है, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में इक्वालिटी की जरूरत है, ठीक है, जस्टिस अब देखो कास्टिज्म होता है तो वहाँ पे जस्टिस की जरूरत है, इन सब चीज़ों के बारे में हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, तो ठीक है। पेन कहाँ पे गया, ये रहा, तो ठीक है। आई होप आपको इकोनॉमी समझ आई होगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी आपको समझ आया होगा कि सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। लास्ट हमारा है एंथ्रोपोलॉजी इन सम करिकुला, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, स्टडीज ह्यूमन एवोल्यूशन, कल्चरल ट्रेडिशन एंड डाइवर्सिटी अक्रॉस सोसाइटीज। अब एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन कैसे एवोल्यूट करके यहाँ तक पहुंचे जिस स्टेज पे हम आज हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन के बारे में पढ़ते हैं। डाइवर्सिटी अक्रॉस सोसाइटीज। अब देखो सोसाइटी में डाइवर्सिटी, देखो अलग अलग डिफरेंट चीज़ें प्रैक्टिस होती है अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग हम बात करें तो कल्चर में अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। एनकरेजेस रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिफरेंसेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। अब इससे पढ़ने से क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन डिफरेंसेस के को रेस्पेक्ट करना हमें इंकरेज करता है, ठीक है। उसके बाद कल्चरल डेवलपमेंट,
इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें एंथ्रोपोलॉजी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो सेकंड सब पार्ट है वो भी समझ आया होगा। यहाँ पे हमारे दोनों सब पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं यूनिट 6 के। इसके बाद बचे हुए 2 पार्ट हम कवर करेंगे। बाकी अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन हम बिल्कुल आपको प्रोवाइड करेंगे, 100% उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा, उसके बाद हमने अभी जो भी पढ़ा कि जितने भी सब्जेक्ट हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं वो ये सब हो गए। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया। ठीक है, तो आई होप अब ये सब आपको क्लियर होगा। अब इस वाले सब पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका और डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको कोई भी इशू ना रहे इस वाले टॉपिक से रिलेटेड। देखो इसीलिए मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि पढ़ने के बाद अगर जस्ट एक प्रैक्टिस हो जाती है ना तो फिर वो क्या चीज़ें याद रह जाती हैं एग्जाम टाइम तक। मतलब आपको थोड़ा सा समझ आता है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्ट ही आएंगे, हो सकता है एग्जैक्ट भी आ जाए, बट सिमिलर ही होते हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। बड़े थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा आपसे, बट उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ सकता है, बाकी होगा वहीं से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारे सेकंड सब पार्ट से रिलेटेड, है ना। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, तो वैसे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो अभी हमने सब पार्ट पढ़ा है उसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच सब्जेक्ट स्टडीज पास्ट इवेंट सिविलाइजेशन एंड फ्रीडम मूवमेंट्स। ठीक है, तो पास्ट इवेंट सिविलाइजेशन और फ्रीडम मूवमेंट किस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा हिस्ट्री। ज़्यादा घुमाने की जरूरत नहीं, सीधा सा आंसर होगा इसका हिस्ट्री। ठीक है, द मेन एम ऑफ हिस्ट्री इज टू कनेक्ट पास्ट विद प्रेजेंट एंड फ्यूचर, टू स्टडी ट्रेड एंड इकोनॉमी, टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन चेंजेस, टू एक्सप्लेन गवर्नमेंट सिस्टम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, टू कनेक्ट पास्ट विद प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, विच सब्जेक्ट स्टडीज अर्थ लैंडफॉर्म रिवर एंड क्लाइमेट, तो लैंडफॉर्म रिवर और क्लाइमेट हम पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ज्योग्राफी मेनली डेवलप्स, ठीक है, अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन, नॉलेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग एंड ट्रेड, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट और कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस सिविक टीचेस अबाउट डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट, क्लाइमेट, पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन, ह्यूमन एवोल्यूशन एंड कल्चर्स, ट्रेड, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें हम पढ़ते हैं डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स के बारे में, क्लाइमेट, पॉपुलेशन और माइग्रेशन के बारे में हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, ह्यूमन एवोल्यूशन और कल्चर के बारे में हम पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, ट्रेड, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों चारों क्लियर होंगे। ठीक है, the subject that makes student aware of their duties and responsibilities as citizen is civics, political science। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में हम हमारी ड्यूटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में समझ पाते हैं। ठीक है, विच सब्जेक्ट स्टडीज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, सोशियोलॉजी में हम हमारी सोसाइटी मतलब सोसाइटल जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन एवोल्यूशन इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में हम अर्थ के फिजिकल लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, पॉपुलेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में हम ट्रेड, है ना, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ इन सब के बारे में। ठीक है, सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन, सबसे सही इसका आंसर होगा सोसाइटी, कास्ट, जेंडर रिफॉर्म एंड सोशल इश्यूज। इसके पहले भी अभी हमने 7th क्वेश्चन में देखा कि सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी, कास्ट, जेंडर रिफॉर्म और सोशल इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। इश्यूज हो रहा है ना, वो पहले भी हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं, सोशल इश्यूज। ठीक है, विच सब्जेक्ट स्टडीज ह्यूमन एवोल्यूशन, ट्रेडिशन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी, कास्ट, जेंडर रिफॉर्म और सोशल इश्यूज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज इन सब के बारे में जान पाते हैं। हिस्ट्री में हम पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ सोशल साइंस मीन्स, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ सोशल साइंस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट ओवरलैप एंड कनेक्ट विद ईच अदर, ईच सब्जेक्ट इज कंप्लीटली सेपरेट, ओनली हिस्ट्री इज स्टडी। ठीक है, इट फोकसेस ओनली ऑन इकोनॉमिक्स। तो सोशल साइंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलते हैं, मतलब आपको सिमिलर चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 12th क्लास में बुक है वो काफ़ी सिमिलर है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी के। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको चीज़ें सिमिलर देखने को मिल जाती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए इस वाले सब पार्ट के। अभी हम देखते हैं हमारा थर्ड सब पार्ट, उसके बाद करेंगे फोर्थ और उसके बाद कर देंगे हम वीडियो को एंड। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज़ विनर्स के बारे में, जिन्हें जो सोशल साइंस में काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट रहे, ज्योग्राफर्स रहे, आर्कियोलॉजिस्ट रहे, जिन्होंने अपनी अपनी रिसर्च में जिस किसी चीज़ के बारे में रिसर्च किया है उसके बारे में उन्होंने प्रूफ किया है, कोई थ्योरी उन्होंने अपनी थ्योरी प्रोड्यूस की या फिर बोले तो थ्योरी प्रपोज की है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं पॉल साइमनसन जी। एक मिनट पेन में लेके आता हूँ।
ठीक है, पेन आ गया। तो हमारे सबसे पहले पॉल साइमनसन 1970 में इन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, पॉल साइमनसन इनका नाम है, इनका नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, इकोनॉमिस्ट थे ये, मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी को इन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, अगले हैं हमारे मिल्टन फ्राइडमैन मॉनेटरी थ्योरी में इन्हें 1976 में इनको प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ मॉनेटरी थ्योरी के चलते। ठीक है, अगले हैं हमारे हर्बर्ट साइमन को 1978 में डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च की थी, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। इनका नाम है हर्बर्ट साइमन। ठीक है, अगले हैं थियोडोर शल्ट्ज, अगर मैं गलत प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ तो थियोडोर शल्ट्ज एंड आर्थर लेविस। ठीक है, इन्हें डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1979 में। ठीक है, अगले हैं रॉबर्ट सोलो 1987 में इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी में 1987 में रॉबर्ट सोलो को नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, अगले हैं रोनाल्ड कोस 1991 में ट्रांजैक्शन कोस्ट एंड प्रॉपर्टी राइट्स और प्रॉपर्टी राइट्स में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1991 में। ठीक है, वैसे ही अगले हैं गैरी बेकर ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक बिहेवियर में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1992 में। ठीक है, रॉबर्ट फॉगल एंड डगलस नॉर्थ 1993 में इकोनॉमिक हिस्ट्री में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, अमर्त्य सेन वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड पॉवर्टी, इनके बारे में आपने पढ़ाई होगा, इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लीजिएगा। 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड पॉवर्टी में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, इनका नाम है अमर्त्य सेन। डैनियल कहनेमैन, गलत प्रोनाउंस ना कर रहा हो, डैनियल कहनेमैन 2002 में इन्हें प्राइज़ मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला था। देखो, अब यहाँ पे काफ़ी सारे आपको इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ना है, ऐसे नोबेल प्राइज़ जिन्हें मिले हैं अलग अलग सोशल साइंस की फील्ड में। बट देखो, ऐसे आप इन्हें सबको याद नहीं रख सकते हो। ठीक है, सबको आप ऐसे रट भी नहीं सकते हो, तो आप इसकी कोई ट्रिक बना लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, बाकी अगर जो इंपॉर्टेंट नहीं भी है तो मैं जो लेके आया हूँ उन सबको आप ट्रिक बना लीजिए, अपनी ट्रिक प्रिपेयर कर लीजिए। ट्रिक्स इन्हें याद करने की काफ़ी सारी होती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर मैं कोई सी ट्रिक्स बना के आपको दूंगा, कोई ट्रिक बना के मैं आपको दूंगा, तो हो सकता है कि वो सभी बच्चों को समझ ना आए। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपेयर कर लीजिएगा, अपनी अपनी ट्रिक, और इन्हें याद कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता ही चल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। ठीक, बाकी तो आप सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कुछ और इकोनॉमिस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारे 11th है रॉबर्ट ओमैन एंड थॉमस शेलिंग इन्हें गेम थ्योरी में नोबेल प्राइज़ मिला था 2005 में। ठीक है, 2005 में गेम थ्योरी में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। किसको? रॉबर्ट ओमैन एंड थॉमस शेलिंग। ठीक है, अगले हैं एलेनोर ऑस्ट्रम 2009 में इन्हें गवर्नेंस ऑफ कॉमन रिसोर्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। गवर्नेंस ऑफ कॉमन रिसोर्स की रिसर्च में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। इनका नाम है एलेनोर ऑस्ट्रम, 2009 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, अगले हैं यूजीन फार्मा रॉबर्ट शिलर एंड लार्स पीटर हैंसेन। ठीक है, यूजीन फार्मा रॉबर्ट शिलर एंड लार्स पीटर हैंसेन 2013 में एसेट प्राइसिंग में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। एसेट प्राइसिंग में इनकी रिसर्च रही थी, उसमें इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ देखो, जितने भी लोगों को मैं बता रहा हूँ, जितने भी इकोनॉमिस्ट के बारे में बता रहा हूँ या फिर ज्योग्राफर के बारे में बता रहा हूँ, आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बता रहा हूँ, उस पर्टिकुलर फील्ड में उन्होंने रिसर्च की थी। ठीक है, तो उस चीज़ में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, उस चीज़ में रिसर्च का उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, उसके बाद अगले हैं एंगस डेटन 2015 में इन्हें कंजप्शन पॉवर्टी एंड वेलफेयर के चलते इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। कंजप्शन पॉवर्टी एंड वेलफेयर में इनकी रिसर्च थी 2015 में। एंगस डेटन को 2015 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, अगले हैं रिचर्ड थिलर 2017 में बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इन्हें प्राइज़ मिला था। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इनकी रिसर्च रही थी, 2017 में रिचर्ड थिलर को प्राइज़ मिला था। ठीक है, अगले हैं कैमरा शेक हो गया। ठीक है, अगले हैं अभिजीत बैनर्जी, ईस्थर डफ्लो, माइकल क्रैमर 2019 में इन तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला था। किस फील्ड में? एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स एंड पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स और पॉवर्टी एलिविएशन में रिसर्च में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2019 में। किसको? अभिजीत बैनर्जी, ईस्थर डफ्लो एंड माइकल क्रेमर। ठीक है, अगले हैं डेविड कार्ड। ठीक है, जोशुआ एंग्रिस्ट एंड ग्विडो इम्बेंस। डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट एंड
ग्विडो इम्बेंस 2021 में लेबर इकोनॉमिक्स एंड कैजुअल रिलेशनशिप्स में रिसर्च में इनको प्राइज मिला था। ठीक है, अगले हैं क्लाउडिया गोल्डिन 2023 में, ये रिसेंट के ही हैं तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डिन जेंडर और लेबर इकोनॉमिक्स में इनको प्राइज मिला था। ठीक है, जेंडर और लेबर इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अगले हैं हमारे माइकल सैंडल प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड 2018। ठीक है, माइकल सैंडल, इन्हें प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया अवार्ड मिला था 2018 में पॉलिटिकल फिलोसॉफी के चलते। पॉलिटिकल फिलोसॉफी में इनकी रिसर्च रही थी तो उसके चलते इन्हें अवार्ड मिला था 2018 में। ठीक है, अगले हैं थॉमस पिकेटी। थॉमस पिकेटी, अगर मैं गलत प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ तो शायद ये पिकेटी ही है, पिकेटी या फिर पिकेटी वॉटेवर। ठीक है, बस आप नाम याद रख लीजिएगा। लेमॉन प्राइज 2014 इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में इनकी रिसर्च रही थी। लेमॉन प्राइज इन्हें मिला था 2014 में। ठीक है, अगले हैं जीन पॉल सार्ट्रे। जीन पॉल सार्ट्रे 1964 में इन्हें प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। ठीक है, जीन पॉल सार्ट्रे इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक ये 18th वाले जो थे क्लाउडिया गोल्डिन और ये जीन पॉल सार्ट्रे, इनको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक और है हमारे इधर एलेनोर ऑस्टिन, ये इन तीनों को आप इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। बाकी सभी आपको याद करने हैं, सिर्फ ये याद करके मत चले जाना वरना बोलोगे भैया ने तो कुछ और पढ़ाया था और एग्जाम में कुछ और आ गया। ठीक है, तो इन्हें याद कर लीजिएगा। हम और कुछ साइंटिस्ट के बारे, साइंटिस्ट नहीं बोल रहे हैं, इन्हें हम बोलेंगे इकोनॉमिस्ट, जोग्राफर और आर्कियोलॉजिस्ट। अभी हम इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ जोग्राफर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। सोशल साइंस के देखो ये वाला जो सब पार्ट है इसमें मेन फोकस हमारा इकोनॉमिक्स पर ही है। इकोनॉमिस्ट जो है उन पर ही है, इकोनॉमिस्ट की क्या क्या रिसर्च रही है, किस ईयर में उनकी रिसर्च रही है, किस रिसर्च के चलते उन्हें नोबेल प्राइज मिला या फिर कोई सा भी प्राइज मिला है, तो वो इकोनॉमिस्ट के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं। बाकी जोग्राफर और आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आए होंगे। कुछ और इकोनॉमिस्ट हैं उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले टॉपिक पर। तो कुछ लास्ट इकोनॉमिस्ट और बचे उनके बारे में और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। पहले एमसीक्यू करेंगे इसके इस वाले सब पार्ट के इस यूनिट के इस सब पार्ट पे, उसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले सब पार्ट पे। तो 22 हमारे हैं पॉल क्रुगमैन। 1991 में न्यू ट्रेड थ्योरी में रिसर्च इन्होंने की थी। न्यू ट्रेड थ्योरी के चलते इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1991 में। ठीक है, स्टीवन लेविट 2003 में अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर फ्रीकोनॉमिक्स हम बोले तो इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा। फ्रीकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स के चलते इन्हें प्राइज मिला था 2003 में। ठीक है, इमैनुअल साइज 2009 में इन्हें इनकम इनइक्वालिटी रिसर्च के चलते इनको प्राइज मिला था। इनकम इनइक्वालिटी रिसर्च के चलते इमैनुअल साइज को 2009 में प्राइज मिला था। हर्बर्ट साइमन, ये शायद रिपीट हुआ है ना, नहीं शायद कोई और थे, मुझे कंफ्यूजन हुआ है। हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग मॉडल्स के चलते इन्हें 1975 में प्राइज मिला था, डिसीजन मेकिंग मॉडल्स के चलते। ठीक है, जॉन नैश 1994 ऑल्सो अ नोबेल विनर गेम थ्योरी। देखो ये एक नोबेल विनर भी है, 1994 में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है और जॉन नैश को इन्हें गेम थ्योरी में भी प्राइज मिला था 1994 में। ठीक है, जॉन नैश इनका नाम है। सेड्रिक विलानी 2010 में इन्हें मैथमेटिकल मॉडल्स इन इकोनॉमिक्स की रिसर्च में प्राइज मिला था। मैथमेटिकल मॉडल्स इन इकोनॉमिक्स के चलते इन्हें 2010 में प्राइज मिला था। इनका नाम है सेड्रिक विलानी। ठीक है, अगले हैं हमारे जुर्गेन हैबरमस 2005 में पब्लिक स्फीयर और डेमोक्रेसी में रिसर्च में इनको प्राइज मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे नोबेल प्राइज विनर्स हो जाते हैं कंप्लीट। सभी का स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा, जितने भी थे इंपॉर्टेंट थे, कुछ मैंने बताया है वो आपके इंपॉर्टेंट है ही, उन सबको याद कर लीजिएगा। जो सभी को तो आपको याद करना ही है, बाकी जो इंपॉर्टेंट बताए उन्हें भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम हमारी 6th यूनिट की लास्ट थ्योरी पे चलेंगे। ठीक है, तो गाइस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितने भी हमने इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ा उन लोगों के बारे में। Who was the first person to receive the Nobel Prize in Economic Science in 1970? तो 1970 में पॉल साइमनसन को प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है तो इसे नोट कर लीजिएगा, पॉल साइमनसन। ठीक है, Which economist is associated with monetary theory and received the Nobel in 1976? तो मॉनेटरी थ्योरी से मिल्टन फ्रीडमैन का हम बात करें तो इकोनॉमिस्ट जो है मिल्टन फ्रीडमैन वो एसोसिएटेड है, या फिर मिल्टन फ्रीडमैन को मॉनेटरी थ्योरी के चलते प्राइज मिला था 1976 में। ठीक है, अब मॉर्टन मिल्टन थोड़ा सा मॉर्टन बोल रहा हूँ, मॉनेटरी मिल्टन आप थोड़ा सा रिलेट करके ऐसे ट्रिक्स बना के यूज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया। थियोडोर शिल्ड्स एंड आर्थर लुइस
received the Nobel Prize in 1979 for the work in। अब जो थियोडोर शुल्ट्ज और आर्थर लुईस थे उन्हें 1979 में किस फील्ड में या फिर किस वर्क के चलते उनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो चार ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए। सही आंसर होगा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अमर्त्य सेन हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1998 इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन ऑन। अब अमर्त्य सेन जी का वर्क क्या था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड पॉवर्टी। वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड पॉवर्टी आपने 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, which Nobel laureate is considered the founder of behavioral economics। तो behavioral economics के फाउंडर हम माने जाते हैं डैनियल कैनेमन जी। डैनियल कैनेमन जी बोल रहा हूँ क्या मैं एंड में डैनियल कैनेमन। ठीक है। एलेनोर ऑस्ट्रम रिसीव्ड द नोबेल इन 2009 फॉर वर्क ऑन। अब एलेनोर ऑस्ट्रम को नोबेल प्राइज मिला था 2009 में। वो किस फील्ड में मिला था, फिर किस वर्क के चलते उन्हें मिला था? तो उसका सही आंसर होगा गवर्नेंस ऑफ कॉमन रिसोर्सेज। गवर्नेंस ऑफ कॉमन रिसोर्सेज के चलते उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। कब? 2009 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हु वॉन द नोबेल प्राइज इन 2019 फॉर एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स एंड पॉवर्टी एलिविएशन। तो इसका सही आंसर होगा अभिजीत बैनर्जी, ईस्थर डफलो एंड माइकल क्रेमर। ठीक है, क्रेमर। क्लाउडिया गोल्डन रिसीव द नोबेल प्राइज इन 2023 फॉर वर्क ऑन। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट भी बताया था, जेंडर एंड लेबर इकोनॉमिक्स में क्लाउडिया गोल्डन को नोबेल प्राइज मिला था 2023 में, जो कि रिसेंट ही हम बोले तो रिसेंट की ही न्यूज़ है, तो आप इसको याद रख लेना। ठीक है, थॉमस पिकेटी रिसीव द लेमॉन प्राइज इन 2014 फॉर हिज रिसर्च ऑन। अब थॉमस पिकेटी की क्या रिसर्च थी जिसे नोबेल प्राइज मिला था 2014 में? तो चार ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए। पॉलिटिकल फिलोसफी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, अप्लाइड मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिसीजन मेकिंग। तो सही आंसर होगा बी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जुर्गन हैबरमास 2000 रिसीव द हॉलबर्ग प्राइज इन 2005 फॉर फील्ड ऑफ वर्किंग। तो देखो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। हमसे पूछा गया कि जुर्गन हैबरमास को किस फील्ड में प्राइज मिला था? पब्लिक स्फेयर एंड डेमोक्रेसी, गेम थ्योरी, कंप्यूटेशनल मॉडल, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। सही आंसर हो जाएगा इसका पब्लिक स्फेयर एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, पब्लिक स्फेयर एंड डेमोक्रेसी। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है अभी नोबेल सारे जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स थे उन लोगों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हमारे लास्ट टॉपिक को, जो कि हमारे यूनिट 6 का लास्ट टॉपिक है। उसको पढ़ने के बाद हम वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ा है, जितने भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए, आई होप आप सबका स्क्रीनशॉट लेके चल रहे होंगे, आपको समझ भी आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा है तो कॉमेंट करिएगा, हम इम्प्रूव करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो गाइस हमारा अगला टॉपिक है टीचर्स इन बुद्धिज्म, रोल ऑफ बुद्धा। अब हम कुछ टीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैनिज्म, बुद्धिज्म और उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गौतम बुद्धा 1563 में जिनका जन्म माना जाता है, 1483 BCE में जिनकी डेथ मानी जाती है, इस सीन एज सुप्रीम टीचर शस्ता। ठीक है, उन्हें सुप्रीम टीचर माना जाता है बुद्धिज्म में। ठीक है, ही वॉज नॉट जस्ट अ प्रीचर बट अ गाइड। वो सिर्फ एक टीचर ही नहीं थे, वो सिर्फ एक हम बोले तो प्रचार करने वाले ही नहीं थे, वो एक गाइड भी थे। ठीक है, हेल्पिंग हिज फॉलोवर मूव टुवर्ड एनलाइटमेंट। वो अपने फॉलोवर्स को, अपने डिसाइपल्स को एनलाइटमेंट की ओर, मुक्ति की ओर चलना सिखाते थे। ठीक है, ही स्ट्रेस सेल्फ इंक्वायरी, मेडिटेशन एंड मॉरल लिविंग रादर देन ब्लाइंड फेथ। ठीक है, उन्होंने सेल्फ इंक्वायरी, मेडिटेशन और मॉरल लिविंग के बारे में बताया, ना कि ब्लाइंड फेथ के बारे में, किसी भरोसे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किसी पे आंख बंद करके भरोसा करो, बट उन्हें ये सब चीज़ें बताया। उन्होंने मेडिटेशन के बारे में बताया, सेल्फ इंक्वायरी के बारे में बताया, मॉरल लिविंग के बारे में बताया। ठीक है, हिज टीचिंग स्टाइल वाज इंटरेक्टिव यूजिंग स्टोरीज, पैराबल्स एंड क्वेश्चंस। वो अपनी टीचिंग कैसे करते थे? उनका टीचिंग का देखो स्टाइल बहुत इंटरेक्टिव था। स्टोरीज से वो पढ़ाते थे, स्टोरीज के थ्रू पढ़ाते थे, स्टोरीज से रिलेट करके वो पढ़ाते थे, पैराबल्स यूज करते थे। ठीक है, और क्वेश्चंस किया करते थे। ठीक है, ही ऑल्सो फॉर्म द संघ, कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स। उन्होंने एक संघ भी बनाया था, जिसे जो कि होता है मॉन्क्स और नन्स, मतलब जो मॉन्क्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें तो मॉन्क्स के बारे, मॉन्क्स सब समझते ही होंगे, जो साधु लोग होते हैं हम बोले तो। मॉन्क्स और नन्स जो साध्वियां होती है, उन लोगों का एक संघ बनाया था, एक कम्युनिटी बनाई थी, टू स्प्रेड हिज आइडियाज। वो लोग क्या करते थे, जो बुद्धिज्म का जो आइडिया था, जो उनके क्या बोले तो हम रूल्स थे, वो स्प्रेड करते थे। उनकी टीचिंग में क्या क्या था हम देखते हैं। 4 नोबल ट्रुथ के बारे में वो बात करते थे। ठीक है, लाइफ हैज सफरिंग, मतलब जीवन में दुख है। ठीक है, इट हैज कॉज, हर एक चीज का रीजन है। इट कैन एंड, वो खत्म भी होगा, एंड देयर इज अ पाथ टू एंड इट, और उसे खत्म करने का पाथ भी होता है। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। 4 नोबल ट्रुथ उन्हें बताया कि लाइफ में सफरिंग होती है। ठीक है, उसका एक कारण होता है, उसका एंड भी होता है, और इस एंड होने का एक पाथ भी होता है। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ इन्होंने बताए हैं। राइट टू एक्शन, ठीक है, राइट एक्शन, ये राइट एक्शन, थॉट, स्पीच,
और लाइवलीहुड के बारे में इन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताया कि इस पाथ को फॉलो करना है, ठीक है। मिडिल पाथ इन्होंने बताया है कि मिडिल पाथ में क्या है कि अवॉइड एक्सट्रीम ऑफ लग्जरी और हार्डशिप, मतलब लग्जरी और हार्डशिप दोनों को अवॉइड करना है, एक्सट्रीम ऑफ लग्जरी और एक्सट्रीम ऑफ हार्डशिप दोनों को अवॉइड करना है, ठीक है। टाइप ऑफ बुद्धिस्ट टीचर, अब बुद्धिस्ट टीचर के टाइप देख लेते तो यहाँ पे बुद्धा जो थे उन्हें सुप्रीम माना जाता है, ठीक है, सुप्रीम बुद्धा को ही माना जाता है। अरहत्स एनलाइटेड डिसाइपल, जो अरहत्स बोले जाते हैं जो बुद्धा के डिसाइपल थे उन्हें अरहत्स बोला जाता था, ठीक है। बोधिसत्वास, बोधिसत्वास कौन होते थे? हु स्टे बैक टू हेल्प अदर्स, जो कि दूसरों की मदद किया करते थे, जो कि बुद्धिज्म को ही फॉलो करते थे वो। एंड मोनास्टिक टीचर, जो कि मॉन्क्स होते थे। मॉन्क्स कौन होते थे? जो मोनास्टिक टीचर होते थे, जो कि बुद्धा का जो हम बोले तो संघ जहाँ पे होता था, जहाँ पे सब सब बुद्धिज्म लोग जो फॉलो करते वो जहाँ पे होते थे वहाँ पे वो टीच किया करते थे लोगों को, ठीक है। मोनास्टिक टीचर मॉन्क्स जिन्हें बोलते थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा बुद्धिज्म के बारे में। अब हम जैनिज्म के बारे में देखेंगे, ठीक है। अब देखो अगला है टीचर्स इन जैनिज्म। जैनिज्म में कुछ टीचर्स हैं उनके बारे में देखते हैं और उन तीर्थंकर्स का क्या रोल रहा उनके बारे में भी देखेंगे। इन जैनिज्म द मेन कैरेक्टर आर तीर्थंकर्स। जैनिज्म में मेन कैरेक्टर तीर्थंकर्स ही होते थे, फोर्ड मेकर्स भी जिन्हें कहा जाता था। देयर आर 24 ऑफ देम एंड महावीर वाज द लास्ट एंड ग्रेटेस्ट, ठीक है। 24 तीर्थंकर हमारे जैनिज्म में थे, ठीक है। और जो महावीर थे जिनका जन्म 1599 और 1520 में BCE में जिनकी डेथ मानी जाती है, वो लास्ट और ग्रेटेस्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के, ठीक है। दे गाइड पीपल बाय एग्जाम्पल, वो लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू गाइड करते थे सॉरी, लीडिंग देम टुवर्ड मोक्ष लिबरेशन थ्रू डिसिप्लिन एंड नॉन वायलेंस। वो लोगों को मोक्ष लिबरेशन की तरफ, लिबरेशन का रास्ता बताते थे, ठीक है, डिसिप्लिन से और नॉन वायलेंस से, ठीक है। मतलब अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना है, ठीक है। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन रखना है हमारी लाइफ में, हिंदी मीडियम में मैं बता रहा हूँ। अहिंसा और अनुशासन के रास्ते वो लोगों को मोक्ष की तरफ कैसे जाना है वो बताते थे, मतलब लिबरेशन लीड करते थे वो लोगों को कि कैसे लिबरेशन तक पहुंचना है बाय फॉलोइंग डिसिप्लिन एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। अब जैसे बुद्धिज्म में प्रिंसिपल्स थे, यहाँ पे ऐसे जैनिज्म में भी कुछ प्रिंसिपल्स थे। अहिंसा यहाँ का मेन प्रिंसिपल था, कंप्लीट नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा नहीं करना है किसी भी, हर एक चीज में लाइफ है, ऐसा यहाँ इनके कम्युनिटी में माना जाता है, जैनिज्म में माना जाता है कि हर चीज में लाइफ होती है, तो नॉन वायलेंस फॉलो करना है, ठीक है। अपारिग्रह नॉन अटैचमेंट टू पोजिशननेस, मतलब किसी चीज का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, पोजिशननेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, ठीक है। मैनी साइडेड ट्रूथ, रिस्पेक्ट फॉर ऑल व्यूज, मतलब काफी सारे सत्य होते हैं, सभी के व्यू को मानो, ठीक है। टीचर्स हायरार्की इन जैनिज्म, जैनिज्म में कैसे टीचर्स होते थे? सबसे पहले होते थे तीर्थंकर, ठीक है। उसके बाद होते थे आचार्य, लीडर जिन्हें बोला जाता था। उसके बाद होते थे उपाध्याय, स्क्रिप्चर जिन्हें बोला जाता था। उसके बाद होते थे मंक्स एंड नन्स, ठीक है। मंक्स एंड नन्स जो कि होते थे स्क्रिप्चर टीचर्स, ठीक है। मंक्स, स्क्रिप्चर टीचर्स तो हो गए उपाध्याय, उसके बाद होते हैं मंक्स एंड नन्स। मॉन्क्स के बारे में हमने देखा ही, मॉन्क्स कौन होते हैं? साधु, और नन्स होती है साध्वियां, ठीक है। मतलब नन्स होती थी जो फीमेल साधु जिन्हें बोला जाता है वो, और मॉन्क्स होते थे जो मेल होते हैं उन्हें, ठीक है। तो आई होप आपको जैनिज्म भी समझ आ गया होगा। अब लास्ट में हम देखते हैं हमारे उपनिषद के बारे में। हमारा क्या बोलते हैं, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, उपनिषद बचा हुआ है। उपनिषद को करके हम इस वाली यूनिट के सब पार्ट के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद वीडियो को कंक्लूड कर देंगे, क्योंकि वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे पढ़ने में, आपका थोड़ा सा बोले तो इंटरेस्ट लूज हो गया होगा। हम बोलते हैं ना काफी ज्यादा बड़ा लेक्चर हो जाता है तो ऐसा इंटरेस्ट नहीं हो पाता, मतलब ऐसा फ्लो में नहीं पढ़ पाते। तो लास्ट में हम क्या बोलते हैं उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे और वीडियो को कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम सबसे लास्ट में हम देखते हैं उपनिषद के बारे में, सबसे पहले नहीं, ठीक है। अब देखो उपनिषद में क्या होता था, उपनिषद की क्या यहाँ पे दिया हुआ टीचर्स इन उपनिषद। देखो गुरु शिष्य ट्रेडिशन यहाँ पे फॉलो होता था। द उपनिषद 800-200 BC हाईलाइट द गुरु शिष्य रिलेशनशिप। उपनिषद गुरु शिष्य रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है, वेयर विजडम इज पास्ड फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, जहाँ पे विजडम टीचर से स्टूडेंट को, मतलब फ्रॉम टीचर, एक टीचर अपने स्टूडेंट को विजडम मतलब पास करता था, मतलब वो अपने स्टूडेंट को वो चीज सिखाता था। गुरु शिष्य आप समझते हो, गुरु एक कोई है, शिष्य है, लाइक कोई टीचर है, जैसे हमारा कोई टीचर है, हम उसके शिष्य हैं, तो वो हो गया गुरु शिष्य ट्रेडिशन। अब जो उसका नॉलेज रहेगा वो अपने स्टूडेंट को पहुंचाएगा, अपना स्टूडेंट अगले, अब अगर वो टीचर बनता है तो वो किसी अगले स्टूडेंट को अपना जो नॉलेज है वो बोले तो वो पहुंचाएगा या फिर उसमें कन्वे करेगा वो, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। द गुरु वाज सीन एज अ गाइड टू सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है।
जो गुरु होता है वो सेल्फ रियलाइजेशन को गाइड करवाता है, ऐसा माना जाता था, ठीक है। नॉट जस्ट अ लेक्चर, वो सिर्फ एक लेक्चर नहीं होता था, बाकी सेल्फ रियलाइजेशन मतलब खुद के अंदर क्या क्षमता है वो भी हमें गुरु ही गाइड करता था, ठीक है। नॉलेज वाज गिवन थ्रू डायलॉग, क्वेश्चनिंग एंड मेडिटेशन। नॉलेज कैसे दिया जाता था? डायलॉग से, ठीक है, क्वेश्चन करके और मेडिटेशन के थ्रू नॉलेज को प्रोवाइड करवाया जाता था गुरु शिष्य ट्रेडिशन के अंडर। अब एक गुरु की क्या क्या क्वालिटीज होती है, ठीक है। जनानी, वन हु नोज ब्राह्मण, जनानी जो कि एक ब्राह्मण को जानते हैं, ठीक है। कंपैशनेट एंड पेशेंट, वो कंपैशनेट हो, पेशेंट हो, ठीक है। क्वालिफाइड टू लीड स्टूडेंट टू मोक्षा, अब वो स्टूडेंट को मोक्षा तक मतलब पहुंचाने में या फिर मोक्षा के बारे में बताने में क्वालिफाइड हो, उसको मोक्षा का ज्ञान हो, ठीक है, और वो अपने स्टूडेंट्स को भी वो चीज़ समझा पाए, वो वैसे क्वालिफाइड हो, मतलब उसके अंदर मोक्षा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। यज्ञवल्क्य मैत्री, वेल्थ इज टेम्पररी, द सोल इज इटर्नल। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं गुरु शिष्य ट्रेडिशन के। तो सबसे पहला है यज्ञवल्क्य मैत्री, जिसका मतलब है वेल्थ जो है वो टेम्पररी है और जो सोल है वो इटर्नल है, मतलब जो संपत्ति हमारी, जो वेल्थ है वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं है, और जो सोल है हमारी वो इटर्नल है, ठीक है। नचिकेत यामा, नचिकेत यामा, सीक्रेट्स ऑफ डेथ एंड इमोर्टलिटी, यहाँ पे डेथ और इमोर्टलिटी के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। उद्दलका श्वेतकेतु, उद्दलका श्वेतकेतु, तत्त्वम असि, यू आर दैट, सोल एंड ब्राह्मण आर वन, ठीक है। इसका मतलब है यू आर दैट मतलब तुम वही हो, सोल एंड ब्राह्मण एक, सोल और ब्राह्मण एक ही है, ठीक है। इसका क्या है, हम मतलब देखें तो उद्दलका श्वेतकेतु मतलब यू आर दैट, तुम वही हो, ठीक है। सोल एंड ब्राह्मण आर वन, ठीक है। तत्त्वम असि। टीचिंग वाज ओरल, देखो या उपनिषद में क्या होता था, गुरु शिष्य ट्रेडिशन में क्या होता था कि टीचिंग जो होती थी वो ओरली होती थी, ठीक है, डायलॉग बेस्ड होती थी और एक्सपेरिमेंटल होती थी। ये चीज़ तो सेम ही है तीनों में, जैनिज्म में, बोले बुद्धिज्म में और उपनिषद में, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है टीचिंग के बारे में, मतलब जो लास्ट पोर्शन है हमारा वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको बुद्धिज्म समझ आया होगा, जैनिज्म समझ आया होगा, उपनिषद के बारे में समझ आया होगा, गुरु शिष्य ट्रेडिशन के बारे में समझ आया होगा। अब हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, हमारे लास्ट जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड, लास्ट जो हमारा सब पार्ट है उससे रिलेटेड, और उसके बाद वीडियो को कंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस लास्ट कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जो लास्ट हमने सब पार्ट पढ़ा उसके, और उसके बाद वीडियो को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हु इज कंसिडर्ड द सुप्रीम टीचर शास्ता इन बुद्धिज्म, ठीक है। तो बुद्धिज्म में सुप्रीम टीचर किसे माना जाता था? तो बुद्धिज्म में सुप्रीम टीचर माना जाता था बुद्धा को सुप्रीम टीचर माना जाता था। विच मेथड डिड बुद्धा मेनली यूज फॉर टीचिंग, बुद्धा क्या मेथड यूज करते थे टीचिंग के लिए? तो स्टोरीज एंड डायलॉग का वो यूज किया करते थे टीचिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिडिल पाथ इन बुद्धिज्म, मतलब अवॉइडिंग एक्सट्रीम ऑफ इंडल्जेंस एंड हार्डशिप, ठीक है, ये इसका सही आंसर था। मतलब एक्सट्रीम इंडल्जेंस भी नहीं होना चाहिए और एक्सट्रीम हार्डशिप भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हु वाज द लास्ट एंड ग्रेटेस्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म, तो जैनिज्म में लास्ट जो ग्रेटेस्ट तीर्थंकर थे महावीरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ अनेकांतवाद इन जैनिज्म मीन्स, अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है जैनिज्म में? अनेक दृष्टिकोण, मतलब काफी सारे व्यूज होते हैं लोगों के, मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स, ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स, ठीक है। इन जैनिज्म हु एक्सप्लेन स्क्रिप्चर एंड फिलोसॉफी, जैनिज्म में स्क्रिप्चर और फिलोसॉफी के बारे में कौन एक्सप्लेन किया करता था, कौन समझाता था? तो उपाध्याय समझाते थे, ठीक है। विच ट्रेडिशन इज सेंट्रल टू उपनिषद, उपनिषद में क्या ट्रेडिशन यूज होता है? गुरु शिष्य ट्रेडिशन, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, गुरु शिष्य ट्रेडिशन यूज होता है उपनिषद में, ठीक है। द टीचिंग तत्त्वम असि यू आर दैट वाज गिवन टू श्वेतकेतु बाय, ठीक है। तत्त्वमसि तू वही है का शिक्षा श्वेत केतु को किसने दी? अब श्वेत केतु को ये चीज किसने बताई थी? तो उद्दालका अरुणी ने श्वेत केतु को ये चीज बताई थी, तत्वत्वम असि, ठीक है। विच उपनिषद स्टोरी एक्सप्लेन द सीक्रेट ऑफ डेथ एंड इमोर्टलिटी, ठीक है। अब कौन सा उपनिषद डेथ और इमोर्टलिटी का सीक्रेट बताता है? तो वो हो जाएगा नचिकेता यामा, नचिकेता यामा। व्हाट वाज द मेन मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग उपनिषद, उपनिषद को ज्ञान प्रसारित करने का मुख्य तरीका क्या था, ठीक है। अभी डायलॉग और क्वेश्चनिंग वाला मेथड बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो डायलॉग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनेशन, ये सभी ये कॉमन है तीनों में, ठीक है, तो इसको बस आपको याद रखना। तो गाइस यहाँ पे आपका पूरा 6th यूनिट कंप्लीट होता है, इससे बाहर 6th यूनिट में कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आई होप आपको समझ भी आया होगा। जहाँ पे नहीं समझ आता तो आप एक बार कॉमेंट कर दीजिए नीचे, उसको हम एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे अगली वीडियोज़ में। बाकी अगर आपको फिर भी अगर कोई लगता है तो आप एक बार वीडियो को बैक करके जा सकते हैं, फिर से रिपीट करके आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाने का ट्राई किया है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हम अगली वीडियो
वीडियो में 7th यूनिट हम वहाँ पे पूरी कवर करेंगे, सेम क्वेश्चंस लेके आएंगे, सेम थ्योरी लेके आएंगे, 7th यूनिट को हम कंप्लीटली कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। नहीं समझ आता है तो कमेंट करिए, हम इंप्रूव करने का ट्राई करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।